हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम चैप्टर 6 का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने इसके पार्ट 2 का वीडियो नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर पे उसका लिंक है, उसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। Prashant, all of 19 years, decided to step in as leader of his village if no one else did. He organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. So Prashant, all of 19 years, मतलब पूरे 19 साल का, क्या उसने डिसाइड किया कि वो स्टेप इन करेगा। स्टेप इन करने का क्या मतलब होता है? स्टेप इन करने का मतलब है किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में, अगर आप किसी सिचुएशन को देख रहे हैं कि बहुत डिफिकल्ट टू हैंडल हो रही है लोगों के लिए भी इन जनरल, तो आप स्टेप इन करते हैं, मतलब आप इन्वॉल्व होते हैं उसमें ताकि आप उस सिचुएशन को खत्म करने में हेल्प कर सकें। सो become involved in a difficult situation in order to help. एंड किस तरह का रोल वो ले रहा है? एज अ लीडर, कि वो लीड करे लोगों को, उनको बताए कि क्या करना चाहिए एंड बाकी सब उसको फॉलो करके उसकी हेल्प करें। अगर कोई और नहीं कर रहा तो उसने चॉइस दिया कि अगर कोई और लीड नहीं कर रहा तो मैं लीड करता हूँ एंड आप सबको बताता हूँ कि क्या करना है। फिर उसने क्या किया, इट सीम्स कि कोई और खड़ा नहीं हुआ तो उसने ग्रुप ऑफ यूथ्स एंड एल्डर्स ऑर्गेनाइज किया। तो उसने एक ग्रुप बनाया यूथ यानी जवान लोगों का, एल्डर्स यानी बड़े लोगों का, बुजुर्गों का, ताकि वो जॉइंटली प्रेशराइज कर सके मर्चेंट को फिर से, ताकि वो अपना जो है चावल उनको दे सके। पार्ट विथ यानी टू गिव अवे। सो इसका मतलब एक मर्चेंट है, वो राइस नहीं दे रहा है ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन में भी। बाढ़ आ गई है, साइक्लोन के बाद बाढ़ आ गई है, लोग भूखे हैं एंड वो स्टिल जो है अपना राइस नहीं दे रहा है। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम जो है एक साथ एक ग्रुप में जाएंगे, बड़े और छोटे मिलके, और उसको प्रेशराइज करेंगे, उस पर प्रेशर डालेंगे ताकि वो अपना राइस दे सके। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न ट्रायम्फेंटली, वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर्स विद फूड फॉर द एंटायर शेल्टर। सो वो वापस गए, पहले गए थे तो सक्सीड नहीं हुए थे, बट इस समय गए तो ये जो डेलीगेशन है, सो डेलीगेशन हम किसे बोलते हैं? सो डेलीगेशन में ऐसे लोग होते हैं जो इलेक्ट किए गए होते हैं। सो इलेक्टेड लोग होते हैं जो बाकी लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो ग्रुप था यूथ्स और एल्डर्स का, ये पूरे शेल्टर में जो लोग हैं उस गांव के, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए गया था मर्चेंट के पास। सो उनके बिहाफ में वो बोल रहे हैं कि नहीं, हमें राइस चाहिए। सो डेलीगेशन का मतलब क्या है? इलेक्टेड पीपल टू रिप्रेजेंट अदर्स। आप ये डेलीगेशन वर्ड बहुत ज़्यादा टीवी न्यूज़ में सुनते होंगे, पॉलिटिकल सेंस में या बिजनेस सेंस में, कि ये फॉरेन डेलीगेशन इंडिया आया, मतलब वो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या तो फॉर एग्जांपल किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या तो किसी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट वो इलेक्टेड ग्रुप होते हैं एंड वो पूरे एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो छोटा सा ग्रुप था वो पूरे विलेज को रिप्रेजेंट करने गया था एंड ये सक्सीड हो गए, जीत के आ गए एंड दे रिटर्न्ड ट्रायम्फेंटली। ट्रायम्फेंटली यानी विक्टोरियसली, जीत के वापस आए। वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर्स। वेडिंग का मतलब क्या होता है? वेड करना यानी नी डीप वाटर। जब आपका पानी नी तक हो या उससे ऊपर हो, तब आप चलने की कोशिश करते हैं, तो आपको पता है कि कितना डिफिकल्ट होता है पानी में चलना, तो दैट इज कॉल्ड वेडिंग। तो हम वॉकिंग नहीं बोलेंगे उसको, बिकॉज आप काइंड ऑफ वाटर को भी पुश करते हुए वॉक करते हैं, तो इट्स कॉल्ड वॉकिंग इन नी डीप वाटर। एंड वो फूड, खाना लेके लौटे पूरे शेल्टर के लिए। नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रॉटिंग। सो जो चावल लेके आए थे वो सड़ रहा था। ऑफ कोर्स ऐसी सिचुएशन थी कि हर जगह पानी पानी है एंड अनाज जो था वो भी सड़ रहा था, लेकिन उसके बावजूद किसी ने परवाह नहीं की इसकी। नो वन केयर्ड। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट अ रिलक्टेंट एंड स्लो फायर ऑन विच टू कुक द राइस। सो जो भी टहनियां थी जो गिरे हुए पेड़ों से उनको मिली, उसको उन्होंने गैदर किया, कलेक्ट किया एंड एक रिलक्टेंट और स्लो फायर जलाया। सो रिलक्टेंट यानी हेजिटेंट, जो रेडी ना हो, अनविलिंग हो। सो फायर अनविलिंग क्यों है? बिकॉज ऑफ कोर्स गीली लकड़ियां है। सो जो भी पेड़ गिरे हुए हैं वो पानी में गिरे हुए हैं, लकड़ियां गीली हो चुकी हैं, तो इतनी आसानी से वो जलेंगी नहीं, इसलिए वो फायर भी स्लो है एंड ऐसा लग रहा है कि वो रिलक्टेंट है जलने के लिए। एंड उन्होंने फायर इसलिए जलाया ताकि उसमें राइस को पका सके। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बेलीज। तो 4 दिन में पहली बार जो भी सर्वाइवर्स थे शेल्टर में, वो पहली बार अपना पेट भर के उन्होंने खाना खाया। His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses, to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. सो आप देख रहे हो कि कैसे प्रशांत एक लीडर है। उसने सबसे पहले जो इमीडिएट प्रॉब्लम थी, इमीडिएट प्रॉब्लम क्या थी? फूड की प्रॉब्लम। तो कोई भी एक लीडर जो होता है उसका सबसे बड़ा जो टास्क होता है ये होता है कि जब वो
ओवरव्यू में चीज़ों को देखे, एकदम ब्रॉडली अगर चीज़ों को देखे, तब उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। एंड उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको उसका प्रायोरिटी सेट करना पड़ता है कि मैं पहले क्या करूंगा, पहले यहाँ पे फोकस करूंगा या यहाँ पे फोकस करूंगा या साथ में फोकस करूंगा। तो उसने सबसे पहली चीज किसमें फोकस की? खाने पे, बिकॉज अगर खाना नहीं मिलेगा तो कोई सर्वाइव नहीं करेगा। तो सबसे पहले उसने खाने की प्रॉब्लम सॉल्व की एंड अब जो है वो सफाई की तरफ ध्यान दे रहा है। सो हिज नेक्स्ट टास्क क्या था उसका कि वो ऑर्गेनाइज करे यंग वॉलंटियर्स का, यूथ वॉलंटियर्स को, ताकि वो सब जो भी शेल्टर है उसमें सफाई कर सके। और फिल्थ यानी गंदगी, यूरिन जो भी पेशाब है वहाँ पे, वॉमिट जो उल्टी है, बिकॉज ऑब्वियसली लोग वहाँ पे बीमार पड़े हैं, लोगों को चोट लगी है, बहुत लोग मेंटली परेशान हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में ये सब बहुत आसानी से पॉसिबल है कि उसी जगह शेल्टर में ये सब चीजें आपको मिल जाए। एंड फ्लोटिंग कैरकसेस, सो कैरकसेस हमने देखा था, इट इज एनिमल डेड बॉडी, सो डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। तो जो भी डेड बॉडी है एनिमल की वो फ्लोट कर रही थी इधर उधर, एंड वो ऑफ कोर्स अगर सड़ जाएंगी तो बीमारी फैलाना स्टार्ट कर देंगी। तो आफ्टर फ्लड जो है एपिडेमिक का खतरा हमेशा रहता है। सो इन सब चीज़ों से एपिडेमिक का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है, बिकॉज लोग भी कमज़ोर रहते हैं, उनका इम्यून भी कमज़ोर रहता है उस मोमेंट पे, एंड उनको आसानी से फिर बीमारियां भी होती हैं। और फिर एक आदमी को बीमारी हो गई कि दूसरे में फैलने लगती है। तो लोग इवन दो फ्लड से बच जाते हैं लेकिन एपिडेमिक से फिर मरने लगते हैं। तो क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन दो अगर आपको लगेगा अरे बाकी चीजों पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन क्लीनिनेस जो है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड फिर उसने क्या किया, उसने टेंड किया। टेंड यानी टू टेक केयर ऑफ व्हाट, ऑफ वुंड, जो भी घाव है, जो भी फ्रैक्चर्स है, बहुत लोगों के जो इंजर्ड हो गए हैं। सो ऑफ कोर्स इतनी चीजें गिर रही हैं, बहुत लोग बह गए, तो चीजों से टकरा के, पेड़ों से टकरा के फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, उन्हें चोट लग सकती है। तो उन सब की जो है वो पट्टी कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं। ये दो काम जो उसने यंग वॉलंटियर्स को सौंपा। वॉलंटियर्स को हिंदी में हम स्वयं सेवक कहते हैं। सो जो बेसिकली विदाउट एनी पे खुद की मर्जी से काम करते हैं किसी भी एक गोल के लिए, उनको वॉलंटियर कहते हैं। ऑन द 5th day a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. It then did not return. The youth task force gathered empty utensils from the shelter. So 5वें दिन एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर जो है वहां से उड़ते हुए निकला शेल्टर के ऊपर से, एंड उसने कुछ फूड पार्सल्स गिराए। सो ये जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट आ रहा है। सो आपने देखा होगा नॉर्मली रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है गवर्नमेंट की तरफ से होते रहते हैं, एंड नॉर्मली वो किनारे से स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कि इनका विलेज काफ़ी ज़्यादा दूर है, सो डिफिकल्टी हो रही है उनको यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो वो इस तरह से मिलिट्री हेलीकॉप्टर से फूड पार्सल्स ड्रॉप करें ताकि लोगों को एटलीस्ट खाना मिलता रहे। इट डिड नॉट रिटर्न। फिर क्या हुआ, एक दिन आया वो लेकिन वापस रिटर्न नहीं हुआ। तो जो ये टास्क फोर्स था, ये जो ग्रुप था लोगों का जो एक पर्टिकुलर काम कर रहा है, उसको हम टास्क फोर्स कहते हैं। तो ये जो यंग लोगों का टास्क फोर्स था वो इकट्ठा हुए, उन्होंने सारे खाली बर्तन इकट्ठा किए शेल्टर में से, एंड आगे देखते क्या किया उन्होंने। देन दे डेप्यूटेड द चिल्ड्रन टू लाई इन द सैंड लेफ्ट बाय द वाटर्स अराउंड द शेल्टर विद दीज यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक्स टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे वर हंग्री। सो इसका मतलब वहां से हेलीकॉप्टर पास हो रहे थे, बट लेकिन एक बार फूड गिराने के बाद उन्होंने वापस फूड के पार्सल्स नहीं गिराए। तो उन्होंने क्या आइडिया लगाया कि बच्चों को डिप्यूट कर दिया। डिप्यूट करना यानी काम पे लगाना, टू अपॉइंट। सो उन्होंने बच्चों को काम पे लगा दिया। उन्होंने उनको क्या कहा कि तुम जो है, सो शेल्टर के अराउंड जो भी रेत है, सो पानी जो फ्लड आया था वो पूरी मिट्टी और रेत लेके आई, तो एक रेत जमा होगी उनके शेल्टर के चारों ओर। तो उस रेत में वो लेट जाए एंड अपने यूटेंसिल्स को, खाली बर्तनों को अपने पेट के ऊपर रख दे, ताकि इस तरह से एक कम्युनिकेशन होगा हेलीकॉप्टर से। तो आप इमेजिन कीजिए जब आप ऊपर हेलीकॉप्टर चला रहे हो, उसमें लोग बैठे हैं, तो उनको कैसे पता लगेगा नीचे की क्या नीड है। या तो आप बड़े बड़े साइन बोर्ड्स को पेंट करें, तो उसके आपके पास पेंट नहीं है, बोर्ड नहीं है, तो उन्हें आइडिया लगाया कि अगर हम इस बर्तन को लेकर ऐसे लेट जाएंगे तो ऊपर से लोगों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ वो खाना मांग रहे हैं। तो एकदम सिंपल सी लैंग्वेज में उन्होंने कम्युनिकेट किया एंड मैसेज उनको मिल गया। द मैसेज गॉट थ्रू एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर, एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स। एंड मैसेज जो चला गया, एंड उसके बाद हेलीकॉप्टर जो रेगुलर राउंड्स लगा रहा है शेल्टर का, और एयर ड्रॉप करना है, ऊपर से ड्रॉप करें फूड पैकेट्स को, एंड जो भी बेसिक नीड्स है। इट कुड बी फॉर एग्जांपल सैनिटेशन के लिए वो साबुन भेज सकते हैं, कुछ कपड़े भेज सकते हैं, कुछ चादरें भेज सकते हैं। तो जो भी बेसिक नीड्स की चीजें हैं वो फिर एयर ड्रॉप करने लग गए। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड.
He brought them together and put up a polythene sheet shelter for them. Women are mobilized to look after them while the men secured food and materials for the shelter. So प्रशांत ने क्या देखा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अनाथ हो गए, ऑर्फेंड हो गए, यानी अनाथ हो गए हैं। तो उसने क्या किया, पहले आइडेंटिफाई किया सारे बच्चों को और उनको साथ में लेके आया और एक पॉलीथीन शीट के शेल्टर में उनको एक साथ इकट्ठा किया। फिर विमेन को मोबिलाइज किया, जो भी औरतें थी उनको मोबिलाइज किया। मोबिलाइज करना यानी ऑर्गेनाइज फॉर अ एक्टिव सर्विस। सो ये जो वर्ड्स हैं ये मिलिट्री के वर्ड्स हैं, मोबिलाइज करना, रिसोर्सेज को सिक्योर करना, ये सब मिलिट्री टर्म्स है। एंड ये मिलिट्री टर्म्स क्यों यूज कर रहे हैं, आपको दिखाने के लिए कि एक मिलिट्री ऑपरेशन जैसे डिसिप्लिन के साथ प्रशांत जो ये सब चीजें कर रहा है। एंड उसने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया विमेन को ताकि वो उनका ध्यान रख सके। सो सारे बच्चों का वो ध्यान रखें। एंड आदमियों को क्या काम में लगाया कि वो फूड सिक्योर कर सके, फूड लाए और जो भी मटेरियल शेल्टर के लिए वो लेके आए। तो उसने काम भी बांट दिए लोगों को एंड इस तरह से उन्होंने बच्चों का भी ध्यान रखा। As the weeks passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. So अब उसने क्या किया, पहले खाने का ध्यान रखा, फिर सफाई का ध्यान रखा, फिर चोट का ध्यान रखा, फिर बच्चों का ध्यान रखा जो ऑर्फेंड हो गए थे। फाइनली उसने क्या देखा कि लोगों की मानसिक स्थिति भी अभी खराब हो रही है। जैसे जैसे हफ्ते पास हो रहे हैं, जो भी बच्चे हैं और जो भी औरतें हैं वो अपने गम में, अपने शोक में बहुत ज्यादा गहरे डूबते जा रहे हैं। सो ग्रीफ का मतलब है शोक। सो ऑफ कोर्स बहुत लोगों ने अपने पति खोए, बहुत लोगों ने अपने माँ बाप खोए, बहुत लोगों ने अपने बच्चे खोए। तो ये जो लॉस है ये अब उनको, सो पहले तो क्या होता है जब आपके ऊपर ऐसी पीड़ा आती है, बहुत लोग मर जाते हैं बट आप खुद भी उस पर्टिकुलर सिचुएशन से निकल के नहीं आते हैं, आप खुद उसमें फंसे हुए रहते हैं, आपको अपनी जान की भी फिक्र होती है। बट जब ये चीज सेटल हो जाती है तब फाइनली आपको रियलाइज होता है कि मैंने क्या खोया है। तो कुछ वीक्स पास जब हो गए तो लोगों का वो स्टेट ऑफ माइंड आने लग गया जब उनको अपने लॉस पे वो रिफ्लेक्ट करने लगे एंड वो धीरे धीरे शोक में डूबने लगे। He persuaded the women to start working in the Food for Work program starting by an NGO and for the children he organized sport events. So उसने क्या दिमाग लगाया, उसने लगाया कि जब आप इस तरह से खाली बैठे हो एंड इस तरह से आपका अगर लॉस हुआ है तो आप धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर जाने लगते हैं। इसका सबसे अच्छा उपाय क्या है कि आप अपने आप को एंगेज कर ले, आप अपने आप को किसी काम में एंगेज कर ले ताकि आपके पास सोचने के लिए वक्त ही ना हो। एंड इनफैक्ट जब आप अपने आप को काम में एंगेज करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं तो आपके इंटरेक्शन से जो है काइंड ऑफ हीलिंग होता है, आपके जो घाव धीरे धीरे भरने लगते हैं। तो हम सोशल एनिमल है, ये हम पे इफेक्टिवली काम करता है। उसने ये दिमाग लगाया, उसने क्या किया, उसने सारी औरतों को परसुएट किया, मनाया। ऑफ कोर्स सब रेडी नहीं होंगी ऐसी सिचुएशन में, सो उसे मनाना पड़ा। परसुएट करना यानी मनाना। उसने मनाया ताकि वो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में जो एक एनजीओ ने स्टार्ट किया था उसमें भाग ले। सो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जैसा नाम कहता है कि आप काम करें एंड आपको फूड मिलेगा। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग देम फ्री फूड, उनको इंगेज करने के लिए उसने फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में इन्वॉल्व किया। एंड बच्चों के लिए उसने क्या किया, स्पोर्ट इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए। ही हिमसेल्फ लव्ड टू प्ले क्रिकेट एंड सो ही ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन। एंड क्योंकि उसको क्रिकेट पसंद था तो उसने क्या ऑर्गेनाइज किया, क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किया। प्रशांत एंगेज्ड विद अदर वॉलंटियर्स इन हेल्पिंग द विडोज एंड चिल्ड्रन टू पिक अप द ब्रोकन पीसेस ऑफ देयर लाइफ। सो प्रशांत जो है बाकी सारे वॉलंटियर्स के साथ शामिल हुआ एंड उसने क्या किया, सारे भी जो विधवाएं थी, विडोज, विधवा जो भी हो गई, जो बच्चे थे, उनको मदद की ताकि वो अपने जीवन के जो उनका बिखरा हुआ जीवन है, सो ब्रोकन पीस ऑफ द लाइफ है, उनका जो जीवन बिखर गया है उसको वापस समेट ले, उनमें ये करने में उन्हें मदद की। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान was to set up institutions for orphans and widows. However, this step was successfully resisted as it was felt that in such institutions children would grow up without love. So पहला गवर्नमेंट का प्लान क्या था, आपने देखा होगा जब भी फॉर एग्जांपल अभी कोविड-19 चल रहा है, आप नोटिस कर रहे हो कि किस तरह से गवर्नमेंट के रिलीफ पैकेजेस आते हैं, उनके अपने कुछ प्रोग्राम्स आते हैं लोगों की मदद करने के लिए। तो वन ऑफ द प्लान जो था गवर्नमेंट का, जो उन्होंने अनाउंस किया वो ये था कि वो ऑर्फन्स और विडोज के लिए कुछ संस्थाएं बनाएंगे, संस्थाएं सेटअप करेंगे ताकि उनमें उनको रखा जा सके, वहां पे उनका बेसिकली पालन पोषण हो। बट इस स्टेप को सक्सेसफुली इन्होंने मना कर दिया, रेजिस्ट किया। रेजिस्ट क्यों किया, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ऐसी संस्थाओं में जो बच्चे हैं बिना प्यार के बड़े होते हैं एंड किसी भी बच्चे के लिए प्यार भरे एनवायरनमेंट में बड़ा होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है उसके फ्यूचर के लिए। तो इसलिए उन्होंने रेजिस्ट किया। एंड विडोज वुड सफर फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस। एंड विडोज जो भी विधवाएं हैं वो किससे सफर होंगी, स्टिग्मा से। स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक। सो आपको पता है कि पुराने जमाने, इवन ये 1990 की बात हो रही है,
तो उस समय भी विडोज़ को थोड़ा इस तरह से देखा जाता था कि वो अब सोसाइटी की पार्ट नहीं है, या फॉर एग्जांपल अब वो रीमैरी नहीं कर सकती हैं। एक तरह से उनको स्टिग्मेटाइज किया जाता था। तो इस तरह से क्या होता है, वो सोशलाइज नहीं हो पाती है इन इंस्टीट्यूशंस में, क्योंकि वो रहती तो सबको पता है कि ये विडो है, तो उनको वैसा ही ट्रीटमेंट मिलता है। एंड वो इस कलंक की वजह से सफ़र करती है, या अकेलेपन की वजह से, बिकॉज वो खुद को अलग करती जाती है, वो सोसाइटी में इन्वॉल्व नहीं होती है। तो इन दो रीजंस की वजह से उन्होंने रेजिस्ट किया। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ, पॉसिबली इन न्यू फॉस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर। सो प्रशांत के ग्रुप ने क्या बिलीव किया कि जो ऑर्फन्स है वो रीसेटल हो, उनको वापस सेटल किया जाए इसी कम्युनिटी में, पॉसिबली इन न्यू फॉस्टर फैमिलीज, एंड हो सके तो नई फॉस्टर फैमिलीज में। फॉस्टर फैमिलीज किसे कहते हैं? सो फॉर एग्जांपल जो फैमिली किसी बच्चे को अडॉप्ट करती है तो उस बच्चे के लिए वो फॉस्टर फैमिली हो जाएगी। सो फैमिली अ चाइल्ड। सो जो भी चाइल्डलेस विडोज हैं, तो ऐसी विधवाएं जिनके बच्चे नहीं है, इनके पति मर गए हैं, तो उनको और ऑर्फन्स को उन्होंने कनेक्ट किया ताकि जो बच्चे हैं वो एडल्ट केयर के साथ बड़े हों, और वो जो विडोज हैं जो गम में डूबी हुई हैं उनको भी एक लाइफ में पर्पस मिले, उनको प्यार और स्नेह मिले बच्चों से, उन्हें अपना बनाए, ताकि एटलीस्ट उनकी एक छोटी सी फैमिली वापस स्टार्ट हो सके। इट इज 6 months आफ्टर द डेवास्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन। दिस टाइम प्रशांत वुंडेड स्पिरिट हैज हील्ड सिंपली बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ओन पेन। तो 6 महीने गुजर चुके हैं जो भी तबाही हुई सुपर साइक्लोन की वजह से, तो डेवास्टेशन यानी तबाही। एंड इस समय प्रशांत का जो भी वुंडेड स्पिरिट है, सो उसकी जो जख्मी आत्मा है, उसके अंदर का जो मन है जो जख्मी हो गया है, वो हील्ड हो चुका है, क्योंकि उसके पास अपने गम के लिए बिल्कुल भी समय ही नहीं था। वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया था पूरी कम्युनिटी सर्विस के लिए कि खुद के लिए समय नहीं मिला। एंड इसकी वजह से भी उसका जो स्पिरिट है वो हील हो गया। क्यों? क्योंकि अगर आप ज़्यादा सोचते हो अपने दुख के बारे में तो वो जख्म और गहरा होते जाता है, आप डिप्रेशन में जाते जाते हैं। तो बेस्ट चीज़ है कि आप खुद को एंगेज कर लें, या तो कम्युनिटी सर्विस में या तो किसी और काम में। एंड जब उसने ये किया तो उसका जख्म जो है अपने आप हील हो गया। His handsome youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in the darkest hour of grief. तो उसका जो सुंदर सा यंग चेहरा है, यही विडोज और ऑर्फन चिल्ड्रन ढूंढते हैं, तलाशते हैं अपने डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ। डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ यानी अपने सबसे मुश्किल घड़ी में, या गम की फॉर एग्जाम्पल। सो गम की सबसे मुश्किल घड़ी में वो उसका चेहरा तलाशते हैं, एंड ये उनको बेसिकली एक तरह का रिलीफ देता है। सो कितनी बड़ी बात है कि आप एक ऐसा फेस बन गए हैं जो लोगों के चेहरे में खुशी लाता है। एंड प्रशांत ने वही किया, एंड उसने कोई भी मैजिक क्रिएट नहीं किया। उसने 2 चीज़ें की। पहले तो उसने स्टेप अप किया कि हाँ मैं ये जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। उसने उसका भी लॉस हुआ था, उसने अपने लॉस को भूला एंड अपने आप को एंगेज किया कि नहीं मुझे अपने विलेज के लिए ये करना है। एंड देन सेकेंडली ही केम अप विथ आइडियाज़। तो फिर वो आइडियाज़ के साथ आया, एंड जैसे ही आप स्टेप इन करते कि मैं ये करूँगा, आप बताते कि मैं एक लीडर हूँ, एंड फिर आप आइडियाज़ लेके आते हो। तो सिर्फ लीडर बोलने के लिए नहीं, सिर्फ आपने बातें कर ली, आपके पास अच्छे आइडियाज़ होने चाहिए। तो आइडियाज़ लेके आया, एंड जब आपके आइडियाज़ अच्छे होते हैं तो लोग आपके साथ अपने आप जुड़ना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि लीडर होने के लिए आपको दूसरों को फोर्स करना पड़ेगा कि ये करो नहीं तो आपको मार पड़ेगी एटसेट्रा। आप राजा नहीं है, आप लीडर हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस। तो ये जो लीडरशिप क्वालिटी है ये भी हमें इनकलकेट करनी है। तो इस स्टोरी के थ्रू हमें ये सीख मिलती है कि एज कोई फैक्टर नहीं है, आप एक लीडरशिप रोल लेने के लिए अपनी कम्युनिटी में, एंड थिंक अबाउट योर ओन लोकल कम्युनिटी। तो आपको बड़ा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम कभी कभी थोड़ा डिविएट हो जाते हैं कि सरकार को ये करना चाहिए था, सरकार को वो करना चाहिए था, बट कभी कभी हम ये जब करने लगते हैं तब ये भूल जाते हैं कि हमारी कैपेसिटी में भी जो है हमारे आसपास के 2-3 लोग जो है जिन्हें हम जानते हैं, हम उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस ला सकते हैं इस मुश्किल घड़ी में। तो अगर हम उतना भी कर लेंगे तो ये एक तरह से गवर्नमेंट के लिए भी हेल्प हो सकती है, हमारी कम्युनिटी के लिए भी हेल्प हो सकती है। एंड ज़रूरी नहीं है कि आपको मेडल या पुरस्कार मिले, आपको सिर्फ लोगों की एक स्माइल ही आपके लिए एक अवार्ड हो सकती है। इस केस में फॉर एग्जांपल वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल जो दिया गया था वो था मिलिट्री हेलीकॉप्टर वाला। तो इवन दो गवर्नमेंट की एक मशीनरी है जिसके थ्रू ये हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं, बट इन लोगों ने आइडिया लगाया कि उन हेलीकॉप्टर से कम्युनिकेट किया जाए, तो आपने उनकी भी हेल्प की ताकि वो आपको हेल्प कर सके। तो ये बहुत ही अच्छा लेसन है आपके लिए भी, ताकि आपको समझ में आए कि ऐसी मुश्किल की घड़ी में जो इनफैक्ट अभी भी चल रही है आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड इस स्टोरी को लिखा है हर्ष
मानदर ने। एंड इनफैक्ट अब अगर आप उनके ट्विटर पेज जाके देखोगे अभी भी वो एक्टिव है। नॉर्मली वो ही इज़ बेसिकली सोशल एक्टिविस्ट। सो हो सकता है कि ये चैप्टर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से लिखा हो। वो सोशल एक्टिविस्ट है एंड वो उन लोगों के साथ काम करते हैं जिनके साथ मास वायलेंस हुआ है, जो मास वायलेंस के शिकार हैं या हंगर से जूझ रहे हैं। तो इन तरह के लोगों के साथ वो काम करते हैं। आई थिंक अपने शायद एक्सपीरियंस से उन्होंने ये स्टोरी लिखी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स और फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पे क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं। इस बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंचें। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।